गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अर्पित अर्पित शर्मा और आप सभी का स्वागत है सुमन हिंदी क्लासेस में। सो चलिए, उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे, है ना, और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। डेट्स आपकी बिल्कुल पास ही में है। कितना, एक ही महीना बचा है ना। तो होली में भाई थोड़ा ध्यान से रंग खेलना, ठीक है। और ठीक है, अच्छे से काम करना। और हाँ, हमारे कमेंट सेक्शन में जो पिछले वीडियो में आए थे, तो उसमें अंशिका जी और क्या कहते हैं स्टूडेंट लाइफ, उन्होंने तो हमारी बहुत तारीफ़ की भाई, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना वीडियो। ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं बराबर बोल रहा हूँ इस बात को कि हम क्या कहते हैं कांस्टेबल के लिए लेकर आ रहे हैं, और सच बता रहे हैं, कांस्टेबल में एक भी बच्चा कोई कंप्लेन नहीं कर पाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। इतने अच्छी तरह से फोड़ेंगे, धुआं धुआं हो जाएगा पेपर। ठीक है। देखो, मैं अपनी अपने सेक्शन की गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई इंसान जो काम करता है उसी चीज़ की जिम्मेदारी ले सकता है, और आप उसी चीज़ के लिए उसको जिम्मेदार भी ठहरा सकते हो, है ना। तो मैं अपने सेक्शन की जिम्मेदारी लेता हूँ, और जो बच्चे इसको कर रहे हैं वीडियो को, ठीक है, और तो उनको साफ ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हाँ ये बहुत बेहतर है ना, और रिजल्ट शो शॉट बहुत अच्छे आएंगे। क्लियर है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना। ठीक है। क्या है? 775 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और 60 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। तो मैंने बताया था आपको ये कॉन्सेप्ट क्या, कि जैसे मान लो कि ये क्या है, ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन है, ठीक है। ये सुरंग है, यहां से ऐसे स्टार्ट हो रही है, ठीक। ये सुरंग है, एस से डिनोट कर दिया। तो ये ट्रेन सुरंग को कहते कैसे पार करेगी, कैसे माना जाए कि इसने पार कर लिया? तो आप ऐसे ही इसको मानेंगे ना कि ट्रेन का अगला हिस्सा सुरंग में एंटर किया, और सुरंग से ये क्या कहते हैं पार करेगी। तो ये कैसे होगा पॉसिबल? तो जब क्या कहते हैं इसका पिछला वाला हिस्सा ऐसे, ये ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट निकला होगा ट्रेन का, है ना, तो मान लिया जाएगा कि ये सुरंग को पार कर गई। तो सुरंग को पार करने के लिए कितनी लेंथ चाहिए होगी? आप देखो, यहां से लेके यहां तक इतनी लेंथ चाहिए होगी, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, इतनी डिस्टेंस तो चल रही है, इतनी डिस्टेंस चल रही है। इसी डिस्टेंस को हमें कवर कराना है। तो जब इतनी डिस्टेंस को कवर कराना है और 60 सेकंड में वो इतनी सुरंग को पार कर ले रही, यानी 60 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस चल रही होगी? सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई चल रही होगी कि नहीं चल रही होगी? यानी कि 60 सेकंड में चली गई अगर हम दूरी निकालें, तो उसमें दूरी जो आएगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? सुरंग को प्लस ट्रेन की लंबाई को। ट्रेन की लंबाई इन्होंने दे रखी है, तो अगर आप ट्रेन की लंबाई हटा दोगे तो क्या बचेगा? सुरंग की लंबाई, वही वो पूछ रहे हैं। समझ में आ गई बात? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे। क्या बोला है? 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और 60 सेकंड में सुरंग को पार करती है। तो 60 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लेते हैं। अब 108 जो है, 108 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है इस किलोमीटर पर आवर में? हमें 60 सेकंड में चली गई दूरी, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? आप सबको पता होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई। अब इस स्पीड से 60 सेकंड में कितना चलेगी, ये दूरी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो भाई कर लेते हैं 18 से, 18 छक्का 108, 6 पंचे 30, और 30 और 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 त्रिका 18, 1800 आंसर। क्या आ जाएगा? 1800। 1800 आंसर नहीं, मतलब 1800 डिस्टेंस चलेगी, ठीक है। 60 सेकंड में इतना चला, और ये किसकी लंबाई हो जाएगी? सुरंग प्लस ट्रेन की। अब इसमें से ट्रेन की लंबाई घटा दो जो कि इन्होंने दे रखी। कितनी दे रखी? 775। घटा दो भाई, 800 में से 700 घटाया तो 100 बचा, 100 में से 75 घटाया तो कितना बचा? 25। आंसर क्या हो गया? 1025। समझ में आया? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी 110 प्रति किलोग्राम के 215 केजी चावल को, ठीक है, देखो, 110 रुपए पर केजी के हिसाब से 215 केजी चावल खरीदता है। फिर इसके बाद में 110 केजी, 110 रुपए पर केजी के हिसाब से 225 केजी चावल खरीदता है, और दोनों को मिक्स कर देता है। आप एक बात बताओ, आपने 10 रुपए पर केजी के हिसाब से कहीं से अमरूद खरीदे, फिर दूसरी जगह से 10 रुपए पर केजी के हिसाब से अमरूद खरीद लिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या?
वो है तो 10 रुपए पर केजी की ही चीज ना, तो उसमें तो कोई अंतर नहीं आ रहा। अब उनको मिक्स करोगे तो भी रेट क्या बनेगा, 10 रुपए पर केजी ही तो बनेगा। 10 रुपए पर केजी के हिसाब से एक जगह से हमने अमरूद खरीदे, दूसरी जगह से 10 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदे। आप चाहे एक ही जगह से 10 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद लो, चाहे दो अलग अलग जगह से 10 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद लो और उनको मिक्स कर दो, तो भी तो रेट 10 का ही बनेगा, क्योंकि रेट में तो अंतर है नहीं। तो अब मिक्स करोगे तो कोई अंतर क्रिएट होना है, नहीं होना है। तो इसका मतलब क्या है कि 110 रुपए की चीज हमने, जो है कॉस्ट प्राइस, वो हमारी कॉस्ट प्राइस बन गई। यानी 110 रुपए की चीज हमने खरीदी और फिर इसके बाद में उसको फाइनली कितने में बेच दिया, 132 में। क्यों? क्योंकि हमें 132 ही तो रेट चाहिए था। 110 की चीज 132 में बेच दी, तो बताओ डिफरेंस कितने का क्रिएट हुआ, कितने का? उसमें हमें चाहिए क्या, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ कब होगा, इस पर होगा, ये कॉस्ट प्राइस है। यहां से कितने ज्यादा में बेचा है, आप देखो 32 में से 10 घटा दिया, 100 से 100 तो कट ही जाएगा। तो 32 में से 10 घटाए तो कितना, 22 रुपए का प्रॉफिट होगा किस पर, 110 पर। यही तो कॉस्ट प्राइस बना। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 22 पंचे 10, 22 पंचे 110 होता है। तो 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू बनी। और इससे डायरेक्ट परसेंटेज आपको पता होता है कि नहीं पता होता है? नहीं पता होता है तो इंटू 100 करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर पता है 1/5 की डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू, तो वो कितनी बनती है, 20%। बनती है कि नहीं बनती है? चलो ठीक है। और हाँ, मैंने बोला है आपको कि कांस्टेबल के लिए जितने लोग भी हों कि नहीं भैया हमें चाहिए कांस्टेबल के लिए और उसमें हमें पक्का सिलेक्शन चाहिए, आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। तो भाई उत्साहवर्धन करो हमारा भी, हमें भी जरूरत होती है उत्साह की, है ना? जैसे स्टूडेंट लाइफ वालों ने किया हमारे लिए, ठीक है, मतलब उन्होंने किया। चलो, बहुत अच्छा लगा था हमें अप्रिसिएशन। और क्या कहते हैं, दीप चंद ने भी हमारा अप्रिसिएशन किया था, तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगा था। अरे मेहनत करते हैं तो कोई आपकी तारीफ करे तो मजा तो आता ही है भाई, है ना? तो 800 रुपए की कितनी, सॉरी 800 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं? किससे हैं? दोनों से हैं। तो दोनों का मतलब क्या है कि वो 3 का फैक्टर भी उसमें हो, 3 का पहाड़ा भी होना चाहिए और 5 का पहाड़ा भी होना, 3 और 5 का पहाड़ा होना चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन सा बनेगा, 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई। यानी कि 15 से 800 तक डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं मिलेंगी, तो ये एपी बन जाती है। 15 15 के गैप में मिलेगी, 15, 30, 35, है ना? ऐसे मिलते जाएंगे नंबर। तो हम क्या करते हैं, सीधे 15 से डिवाइड कर देते हैं 800 को, है ना? डिवाइड कर देते तो कितना बनेगा, 15 चौको 60। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 20, 200। फिर कितना आ जाएगा, सॉरी 15 पना 75 आ जाएगा। ठीक है, 15 पना 75, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 5, 15 पना 75। ठीक है, 5 बचेगा। फिर सॉरी, क्या कर रहे हो भाई, चलो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 जीरो, फिर कितना आ जाएगा, 15 3 45। अब तो जाएगा नहीं, है ना? तो जो रिमाइंडर मतलब बचता है उससे मतलब नहीं रहता हमें। ठीक है, हमें इससे मतलब रहता है जो भागफल होता है। तो कितना आ जाएगा, 53। यानी ऐसी कितनी संख्याएं मिलेंगी हमें जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी 800 तक, तो वो कितनी हो जाएंगी, 53। ठीक है, ये आपसे इजीएस्ट कैटेगरी वाला पूछा है, 3 और 5। ठीक है, इसमें इसी के उसमें एक डिफरेंट वैरायटी का भी बन सकता है, जो मैंने पिछले वाले उसमें बताया था वीडियो में। ए क्या है, 756 मिनट में एक टैंक भर सकता है। तो भाई ए जो है वो 756 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। तो आपको पता है कि ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग बिल्कुल हलवा होकर उड़ाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमें तो एलसीएम का कोई डर है नहीं। ठीक है, मिनट में है ये। ठीक है, तो ये मिनट है। बी, बी क्या करता है भाई, 945 मिनट में उसी टैंक को खाली कर सकता है। तो मैंने बोला था कि जैसे ही खाली करने वाला आएगा तो हम माइनस से डिनोट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग उस समय बिजी होगा, तो हम ये ना भूल जाएं, कहीं सिली मिस्टेक ना कर दें कि ये निकालने वाला पाइप है। ठीक है, तो अब बोल रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो दोनों पाइप हम खोलेंगे तो कैसे होगा, पहले तो हम इसका फैक्टर ढूंढें। तो मैंने बोला था कि जो इजीएस्ट, अब ऐसे तो हमें दिख नहीं रहा है किसके फैक्टर हैं, है ना, कि इसकी राइमिंग क्या बन रही है। तो हमने बोला था कि जो इजी लगे उसको आप डिवाइड करके रख लो। तो जैसे 945 है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ये 5 से साफ साफ दिख रहा है कि 5 का मल्टीपल होगा। डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 5 40, 5 9 45, 189 बना। तो क्या ये 189 का बन रहा है, देखो 18 चौको 72, 9 चौको 36, 6 मिल रहा है, यानी कि हो गया फैक्टर। क्या बन गया, तो यहां पर हम वर्क निकालेंगे कितने यूनिट, तो ये बनेगा 189 इंटू 4, ये बनेगा 189 इंटू 5। बताओ कितना इजी एलसीएम है। एलसीएम क्या है, 189 दोनों में है, 5 चाहिए और 4 चाहिए। ठीक, 189 और 4 से काट देंगे तो इफिशियंसी क्या बन जाएगी आपकी, 5।
189 को 5 से काट देंगे तो क्या बन जाएगी 4, और ये माइनस की होगी, है ना। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 4 है, तो कितना हो जाएगा 1 यूनिट आएगा प्लस का। ठीक है, तो भरने में कितना समय लगेगा, यानी इतना पूरा लगेगा। 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ना है क्या, नहीं, वही आ जाएगा आंसर आपका। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो देखो 189 इंटू 5 मत करो, या 189 इंटू 4, इसका मल्टीप्लाई देख लो कितना बन रहा है 20, यानी 189 का 2 गुना आपका आंसर बनेगा। 18 दूनी 36, 9 दूनी 18 से एक इधर आएगा 37। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, घंटे चाहिए। अच्छा घंटे चाहिए, तो घंटे चाहिए तो क्या है, इसमें डिवाइड कर दो 60 का, 60 का डिवाइड कर देते हैं कि नहीं, आवर्स में चेंज हो जाएगा, ये मिनट्स में है, तो ये 20 बनेगा, 5 को 20, 20 23 60, 3 से डिवाइड कर दो, 3 18, 3 3 9, 63 आंसर हो गया आपका। समझ में आया कितना हो गया 63, बहुत ईजी है। चलो आगे बढ़ते, यदि 340 का 20%, 480 के 40% से x कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, यही बोला है। हमने बोला था कि जैसे भी आपको ये नंबर दिखे और उसका कोई भी परसेंटेज निकालना हो, तो सबसे पहले आप देखो कि इसका 10% कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका 10% कैसे निकाल सकते हैं, एक अंक बाद, मतलब लास्ट से एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो वो हो गया हमारा 10% की वैल्यू। तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई 34। 10% की अगर वैल्यू 34 आ गई तो 20% उसका दोगुना है, तो 34 का दोगुना 68, यानी ये वैल्यू 68 हो गई 68। अब दूसरे वाले पे आते हैं। 480 का 40%, 10% पहले निकाल लेते हैं, लास्ट से एक अंक बाद दशमलव लगा लिया तो 48 हो गई। 10% की वैल्यू 48, इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना कैसे करोगे, आप चाहो तो इसमें 4 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, 50 माइनस 2 48 होता है, 4 पंचे 20, यानी 200 माइनस 4 दूनी 8, 200 माइनस 8 कितना हुआ 192, 192 हुआ कि नहीं हुआ, 200 माइनस 8 कितना हुआ 192, इसको ओरली कर सकते हो आप। ठीक है, ये आदत की बात है कि हम आपको ऐसे आदत डलवाएं, है ना। अब इनके बीच में डिफरेंस कितने का है देख लो आप, ये चाहो तो इसको 70 कर लो और इसको कर लो 194, तो 194 में से 70 घटा दो, कितना बच जाएगा आपका, 4 ये आ गया, 2 ये आ गया, 124, 124 का डिफरेंस है। और हमसे बोला क्या, यदि 340 का 20%, 480 के 40 से x% कम है, यानी इससे कम है, इससे, तो बेस कौन बनेगा, इसका वाला, यानी 192, यानी आंसर क्या आएगा 124 बटे 192, ये आपका आंसर आएगा इनटू 100। मैंने कहा था 100 के मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, इसका 10% निकाल लो, 192 का 10% कितना होगा 19.2। ठीक है, इसका कितने, लगभग कितने के आसपास जाएगा, 19 छक्का 114। अच्छा इन्होंने ये परसेंटेज पूछा ही नहीं है दरअसल, कितना कम है, x कम है, तो x कम है, x की वैल्यू क्या है 124, हो गया आंसर। फालतू में हम लगे पड़े हैं, है ना, और तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो, ये सही है। चलो हो गया ना, इसमें तो सिर्फ इन्होंने, एक्चुअली में क्या है, पहली वाली शिफ्टों में सब में परसेंटेज पूछा, तो मुझे लगा कि इसमें भी परसेंटेज पूछा होगा। अभी देखा, इसमें गौर किया तो मैंने कहा कि इसमें तो आ ही नहीं रहा, ये तो परसेंटेज है नहीं, 124 30% है ना, तो वो परसेंट नहीं नंबर है, कितना कम है, तो 124 कम है। 1575 मीटर लंबा एक ट्रक 109 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। ठीक है, 79 किलोमीटर पर आवर की गति से उसी दिशा में चलने वाली 1475 मीटर लंबी एक ट्रेन को पार करने में से कितना सेकंड लगेगा। देखो इस क्वेश्चन में मैं फिर बता रहा हूँ कि जैसे एक गाड़ी अगर दूसरी गाड़ी को पार करेगी तो कैसे संभव होगा, जब, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही, तो वो तभी संभव होगा जब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से तेज चले, है ना। ये बात तो एकदम पक्की है कि भाई अगर दोनों, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी दोनों एक डायरेक्शन में जा रही हैं, तो अगर पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को पार कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी स्पीड ज्यादा है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों चल रही हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, स्पीड माइनस हो जाती है। अगर मान लो इसकी 40 स्पीड है, इसकी 30 स्पीड है, तो स्पीड रिजल्टेंट क्या बनेगी 10 की स्पीड बनेगी, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। समझ में आ गई बात, ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। अब इसके बाद जब एक दूसरे को पार करेंगी, एक दूसरे को पार करेंगी, तो पार करने में कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, इसकी अपनी जो लेंथ होगी, इसकी अपनी लेंथ होगी, इसकी अपनी लेंथ होगी, ये L1 होगी ये L2, तो दोनों L1 प्लस L2 के बराबर की दूरी तय करेंगी। दोनों नहीं, सिर्फ वो ज्यादा ज्यादा गति वाली तय करेगी, ठीक है, क्योंकि वही आगे निकलेगी। ठीक है, तो L1 प्लस L2 के बराबर, यानी दोनों की अपनी लंबाई के बराबर तय करनी पड़ेगी दूरी। ठीक है, और किस स्पीड से, माइनस की स्पीड से। तो अब यहां पर क्या है, 109 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 79 की, और दोनों उसी दिशा में है, तो इसका मतलब है क्या है, स्पीड घट जाएगी, कितनी हो जाएगी घट के, तो आप देख लो ये कितना है 21, 21 से 9 ज्यादा 30, यानी 30 का डिफरेंस है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर।
है ना, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पार करेगी। पार करेगी कि नहीं करेगी? कौन पार करेगा? ट्रक था तो ट्रक पार करेगा, ठीक है। अब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कितनी चलेगा, कितनी डिस्टेंस उसको चलनी पड़ेगी? 1575 तो उसकी खुद की है, ठीक है। दूसरी ट्रेन की कितनी है? ट्रेन की नहीं दे रखी क्या? है, दे रखी 1475। 1475 ट्रेन की है, 1475 ऐड कर दो तो ये टोटल डिस्टेंस उसे आ जाएगी 75 75 150, तो ये 50, एक कैरी, 15 15 30, 30 50 मीटर उसको चलने पड़ेंगे, ये किलोमीटर पर आवर में। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, इंटू 5, 18 को नीचे लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा 18। 5/18 किस लिए मल्टीप्लाई करते हैं? मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, है ना। 3 से जीरो जीरो कट गया, 3 से काट दो, 3 18, 5 से काट दो, 5 6 30, 5 एकम 5, 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 कम 6, 6 रंग 36, 666, 366, ठीक है। 366 आपका आंसर बन गया, यानी 366 सेकंड लगेंगे उसे। छवि में x का मान ज्ञात कीजिए। भाई छवि में x का मान है, आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ रूट है ना, दोनों तरफ ऐसे रूट है। तो मैंने बोला था पहले क्वेश्चनों में भी कि जब सबसे पहले रूट हो दोनों तरफ तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, इस बात का कोई मतलब नहीं है। तो हमें रूट से कोई लेना देना नहीं है, रूट तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद क्या बचा? जो वैल्यू बची उसको एज इट इज रख दो। 164 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 213। यहाँ रूट के अंदर 144 है तो बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा, है ना। 12 आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? 225 बन जाएगा। तो अगले वाले में मैं डायरेक्ट 225 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ये x को उधर ले जा रहा हूँ और 225 को उठा के इधर ला रहा हूँ, तो इधर बन गया 164 माइनस 225, ठीक है, बराबर x। तो x की वैल्यू आपको दिख रही है कि माइनस में आएगी, एक ही माइनस में वैल्यू है, टिक करो, बात खत्म करो। भाई ये तो दिख गया ना कि माइनस में आएगी x की वैल्यू, घटाने की क्या जरूरत है? समझ में अब ये चीज जो आप यहां पर मैं कर रहा हूं ना, ये बाय प्रैक्टिस आपकी कॉन्शियसनेस में जाएगी और ये चीज वहां पर फिर डेवलप होके बिहेव करेगी। समझ में आ गई बात? अगर आप यहां ऐसे नहीं करोगे और ऐसे नहीं सोचोगे, सोचोगे कि नहीं सर ऐसे कैसे, भाई पूरा साफ साफ दिख रहा है कि माइनस की वैल्यू आएगी, ये हिंट है, एक्सेप्ट करो उस बात को, ठीक है। चलो, और ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑब्वियस नजर आएगा। ए एक कार्य को 106 दिनों में पूरा कर सकता है, बी वही कार्य 159 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए दोनों वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए क्या है? 106 दिनों में, है ना। बी क्या है? 159 दिनों में, बी 159 दिनों में, ठीक है। और ये इनके नंबर ऑफ डेज हैं। अब इसको हम कहते हैं ब्रेक कर लेते हैं, तो ये दिख रहा है आपको, 2 से भाग कर देंगे 106 को, तो 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 53, आपको दिख रहा है, ठीक है। यानी ये 53 इंटू 2 का फैक्टर है, ये 53 इंटू 3 का बन जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 53 इंटू 2, 53 इंटू 3, ठीक है। वर्क यूनिट यानी एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 53 तो आएगा ही भाई, 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, आ जाएगा। अब इफिशियंसी निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 53 और 2 चला गया तो बचा कितना? 3। 53 और 3 चला गया तो बचा कितना? 2। दोनों मिलके काम करेंगे तो किस इफिशियंसी से करेंगे? 5 की इफिशियंसी से। दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 + 2 5, सॉरी 53 इतने इतने यूनिट हैं, उसको 5 से हमें डिवाइड करना है, तो आपको दिख रहा है 5 से कट नहीं रहा है, तो हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? 3 दूना 6, 6 से मल्टीप्लाई करा के रख लो यहाँ पर, ठीक है। या फिर 53 इंटू 3 की वैल्यू ये है, 53 इंटू 3 की वैल्यू ये है 159, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 दूनी 30 और 1 31 और लास्ट में 18, 318/5 आपका आंसर बनेगा। तो डिवाइड कर लेते हैं भाई, कितना आ जाएगा? 5 6 30, 5 3 15, 63 आ जाएगा आपका, ठीक है। पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉइंट में किसी में भी ऑप्शन नहीं दिया है कि 63 करके कुछ दिया हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे 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 विभाजित होने पर 3 से इस फल छोड़ती है। तो मैंने बोला था कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो इसमें जो इजीएस्ट नंबर है उस ऑप्शन से उठाओ, मतलब ऑप्शन उठाओ और उसमें एक टेबल उठाओ जो सबसे इजी वाला हो। जैसे 10 है, 10 है, दिख रहा है, तो 10 से इसको डिवाइड करके देख लो, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में 3 रिमाइंडर आ रहा है तो फिर सॉल्व कर लेंगे खटाक से, अदरवाइज इसी से मार के बढ़ जाएंगे। इसको 10 से डिवाइड करो तो दे रहा है, इससे 10 से डिवाइड दे रहा है, ये दे रहा है, एक से ज्यादा ऑप्शन है तो हटा देते हैं भाई हम, ठीक है। यानी कि वो चाहता है कि हम इसको सॉल्व करें तो हम कर दे रहे हैं भाई। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? तो मैंने बोला था कि बड़े नंबर को उठाओ, बड़ा नंबर उठाया उसको फैक्टर में तोड़ दो, 5 इंटू 3, ये इसमें अब एक एक में मैच करा लो। 5 इंटू 2 होता है, 5 इंटू 3 है, 2 नहीं है, 2 उठा लिया। इसमें 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 है, 5 है, 5 है, 4, एक 2 और चाहिए, बस 2 था, 4 मिल गया। कितना बन जाएगा? 5 3 15 दूनी 30 दूना 60, 60 आ गया एलसीएम। अब हमको क्या चाहिए? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या।
60 से डिवाइड करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000 है। देखो 4 अंक हैं कि नहीं? 60 से डिवाइड करो, 60 एक कम 60, 40 बचा, ठीक है। फिर एक जीरो आ गया, कितनी बार जाएगा? लगभग छचरंग 36, 6 बार, है ना। छचरंग 36, कितना बचेगा? 40। अब एक बात बताओ, ये 40 का क्या करेंगे? इसमें घटाएंगे? नहीं भाई। अब क्या करेंगे? हम इसमें जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? हम ये चाहेंगे कि एक बार और डिवाइड हो जाइए। तो कैसे डिवाइड हो जाएगा? इसमें 20 जोड़ दो। तो 20 इसमें जोड़ेंगे तो नंबर में भी 20 जुड़ेगा। तो यानी कि नंबर क्या बनेगा? नंबर बनेगा 1000 प्लस 20, यानी कि नंबर बन गया 1020। सॉरी, नंबर क्या बन गया? 1020। नंबर 1020 बन गया। अब हमें क्या चाहिए? शेष फल चाहिए अपना 3। क्या चाहिए? शेष फल 3 चाहिए। शेष फल 3 चाहिए तो हम क्या करेंगे? जितना शेष फल चाहिए हमने बोला है उतना जोड़ दो। तो आपका आंसर क्या बन गया? 1023। समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। 22,000 पर एक वर्ष के लिए, ठीक है, 6% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? यानी कि उन्होंने पहले क्या है कि पहले 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी है, फिर इसके बाद में आधे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी है, और फिर पूछा है कि बताओ ब्याज में कितना अंतर बनेगा अगर हम ऐसा कर दें तो आपको पता है कि 1 साल के लिए अगर दोनों होते तो ब्याज में कोई अंतर नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि वो संभव ही नहीं है। समझ में आ गई बात? चाहे सीआई पर हो और चाहे एसआई पर हो, ठीक है। एसआई पर तो वैसे भी नहीं है, सीआई पर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 साल का जो ब्याज होता है सीआई में वो तो हमेशा बराबर होता है सबका। क्यों? क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। क्योंकि सीआई में क्या होता है, जब पहले साल का ब्याज जब दूसरे साल जाता है तो सीआई का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज। तो पहले साल पहले ब्याज बनेगा, तभी तो ब्याज पर ब्याज मिलेगा दूसरे साल, तभी तो मिलेगा। तो इसीलिए पहले साल तो सबकी कंडीशनिंग एक जैसी रहती है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरे साल से मतलब क्या है कि किस तरह संयोजित हो रहा है ब्याज। अगर हमने 6 महीने में संयोजित कर दिया तो मतलब क्या है कि ये दूसरा दूसरा पीरियड उसके लिए स्टार्ट हो गया। समझ में आया? यानी 6 महीने का ब्याज लग चुका है और वो बन चुका है। अब अगला 6 महीना अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वो वाला जो ब्याज है उसका ब्याज लगना चालू हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक। तो 22,000 पर एक वर्ष के लिए 6%, 1 साल के लिए यहां पर कितनी? 6%। तो यहां पर कितनी हो जाएगी? 1 साल के लिए अगर 6 है तो आधे साल के लिए कितनी हो जाएगी? 3%। समझ में आया? यहां पर 1 साल से कितना ब्याज मिलेगा? 6% ही मिलेगा। यहां पर कितना मिलेगा? 6 6 महीने के 2 लेयर बनेंगी, तो 3% प्लस 3% प्लस कितना बनेगा? 3 त्रिका 9, 9/100 होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे? 0.9 कर देंगे, है ना। 0.9 कर देंगे, 100 हटा देंगे। तो यहां से हमें ब्याज कितना मिला? यहां से मिला हमें 6.09%। यहां से कितना मिला? यहां से 6%। घटा दो, अंतर कितना क्रिएट हुआ? सिर्फ 0.09% का, 0.09% का अंतर क्रिएट। जितना अंतर क्रिएट हुआ है परसेंटेज में, वो किसका है? इसी का तो है, मूलधन का। मूलधन कितना है? 22,000। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, ये परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 0.09 इंटू, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये एक पॉइंट से एक जीरो ये यहां पर आ गया। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, है ना। तो 19.8 आपका आंसर बन गया। राइट, दैट इज योर आंसर। इतना मतलब डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 11 से डिविजिबिलिटी आपको पता है क्या? जैसे लिखा है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें यह पता करना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करते हैं कि ऑड ऑड नंबर जोड़ लो, इवन इवन जोड़ लो, मतलब सम संख्याओं पर आने वाले नंबर जोड़ लो। सम मतलब जैसे 2 4, है ना, दूसरे नंबर पर आ रहा है, चौथे नंबर पर आ रहा है, ऐसे। तो पहले हम इसको जोड़ ले। आप अल्टरनेट बस याद रखो कि अल्टरनेट जोड़ना है। ये कितना हुआ? 1 + 3 4, 4 + 5 9, ये 9 बन गया। ठीक है, फिर दूसरे अल्टरनेट वाले जोड़ लो जो बचे हुए हैं, 4 और 2 6, बस यही है और कुछ नहीं। ये इनका माइनस ले लो, कितना आया? 3। अब इसको देख लो कि ये 11 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? 11 से डिविजिबल, यानी 11 से भाग जाना चाहिए। नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नंबर क्या है? 11 से भाग नहीं जाएगा। या फिर अगर ये नंबर, ये इनका अंतर जो है ये 0 हो जाए तो क्या डिविजिबल माना जाएगा?
भाई 0 में तो सबका भाग चला जाता है, यानी होगा डिविजिबल। तो यानी कि ये अंतर जो है इन दोनों का, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 0 आ जाए, तो हम मान लेंगे कि 11 से भाग चला जाएगा। तो अब हम यही चीज करके देख लेते हैं वहां पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। 9 2 11, 11 हाँ 11 और 8 19, 19 और 0 0, तो यानी 19 आ गया। माइनस कितना, 6 9 6 15, 15 4 19, 19 माइनस 19 बराबर 0 आ गया भाई। 0 0 तो 11 से डिविजिबल होता ही है, तो यानी ये नंबर क्या है, पहला वाला ही मिल गया, 11 से डिविजिबल है, बात खत्म हो गई। अब आगे चेक करने की क्या जरूरत है, हमसे यही पूछा है कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, पहली वाली है भाई, ठीक है। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इतनी है, और पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है, ठीक है। तो हमें बेलन का आयतन चाहिए। बेलन का आयतन क्या होता है, मैंने अच्छे से बताया था, क्या, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है। बेलन कैसा होता है, ये बेलन होता है भाई, ठीक है। इसके बेस में और इसके अपर में क्या होता है, सर्कल होता है, ठीक है। और बेल आयतन क्या होता है, किसी भी 3D डायग्राम का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो वही है, आधार में क्या है, इसके एक सर्कल है, तो इसलिए आधार में सर्कल है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, इसीलिए पाई आर स्क्वायर हो जाता है आधार का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। एच हाइट, ये एच हो जाती है हाइट, है ना, तो वो ऊंचाई हो जाती है, और फार्मूला क्या तैयार हो जाए, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू हमने बोला था इसमें ध्यान रखो, तो 22/7 बोली हमने, ले ली, ठीक है। त्रिज्या 17.5 ले ली, आर स्क्वायर है यानी 2 बार आएगा 17.5, है ना, और इंटू एच, एच कितना है 12, एच कितना है 12। अब इसको काट पीट लेते हैं, 7 से काट दो तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 3 7 पना 35, 2.5 आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो भाई मल्टीप्लाई कराओगे तो ये दिख रहा है 25, तो मैंने बोला था कि इसको लास्ट में 100/4 कर देंगे, तो यहाँ पर 100, अब 2.5 अगर 25 को हम 100/4 करेंगे तो 2.5 यानी एक पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर तो उसको हम क्या कर देंगे 10/4, समझ गया ना, ठीक है। तो बस यही करेंगे, चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं हम क्या, 11 × 2, 11 × 2 और बल्कि इजी बन जाएगा, 11 × 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 बन जाएगा, ये 5 बन गया, ठीक है। और 12×5 = 60, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 बन गया, 5 बना तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 60 बन गया, 60 बन गया। अब हमें मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या रह गया, 17.5 इंटू 60 इंटू 11, यही रह गया केवल, बस मल्टीप्लाई करा दो, पॉइंट से ये 0 चला गया, ठीक है। अब 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर 11 से मल्टीप्लाई कराना बहुत आसान होता है, आपको पता है। तो कितना आ जाएगा, 17 छक्का 102 और 6 पंचे 30, 102 और 105 और 6 पंचे 30, है ना, 105 आ गया। अब इसको क्या कहते हैं 11 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 से 0 आ जाएगा, 0 और 5 5, 0 और 5 5, और 0 और 1 1, और 0 1 और वो तो 1 आ ही जाएगा, तो 11550 आपका आंसर बन चुका। समझना, 11 से मल्टीप्लाई कराना आता है कि नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो भाई, बता देंगे अच्छे से डिटेल में, ठीक है। वैसे तो मैंने समझा दिया कि क्या है, शुरुआत से बस ऐड करते जाओ, पहला नंबर रखो फिर ऐड करते जाओ, पहला नंबर 0 रख दिया, फिर 0 और 5 जोड़ा 5, 5 और 0 जोड़ा 5, 0 और 1 जोड़ा 1, फिर लास्ट में 1 ही बचा तो 1 रख दिया एज इट इज। समझ में आ गई बात, चल अगला क्वेश्चन। एक क्रम में व्यवस्थित 33 दूर संचार टावर हैं, कितने हैं 33, कितने हैं 33 हैं भाई, ठीक है। और इनकी औसत ऊंचाई यानी एवरेज दे रखा है, क्या दे रखा है, एवरेज कितना दे रखा है 286, 286 दे रखा है। पहले 16 दूर संचार टावरों की औसत ऊंचाई 286 है, तो पहले 16 इसमें से क्या है, पहले 16, पहले 16, पहले 16 की दूर संचार टावरों की औसत ऊंचाई कितनी है 286, 286, और अंतिम 16 की कितनी है, अंतिम 16 की कितनी है, पहले 16 की है 286 और अंतिम 16 की है 286, फिर 286 है, ठीक है। तो 17वें टावर दूरसंचार टावर की ऊंचाई क्या है, तो 17वें की, अब देखो इसमें से 16 निकाले फिर 16 निकाले तो 32 निकल गए, एक बचा होगा, ठीक है। और वो कौन से नंबर का होगा 17वें, मैं पहले दिखा चुका हूं कि इसमें निकालते कैसे हैं। अगर टोटल 33 हैं तो पहले हमने 16 निकाल लिए, शुरू से 16 निकाल लिए, फिर लास्ट से 16 निकाल लिए, तो टोटल अगर 33 थे तो ये एक 17वें नंबर का बच गया होगा कि नहीं बच गया होगा बीच में, ठीक है। तो 17वें वाले की हाइट कितनी है ये पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, मैंने कई बार बोला है फिर बोल रहा हूं कि अगर एवरेज से
एवरेज के बराबर की वैल्यू आप निकालोगे तो कोई फर्क पड़ना है एवरेज में? नहीं पड़ना है ना। तो 286 निकाला तो यहाँ पर 286 ही वैल्यू बची रही होगी। फिर हमने 286 निकाल लिया तो भी 286, तो यानी लास्ट वैल्यू जो यहाँ जो बचेगी वो क्या रहेगी? सेम वही वैल्यू बचेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या है, सिर्फ आपको देख के सेम वैल्यू पर रिएक्ट करना था। आकाश और बाबू ने, बाबू आ गए भाई, फरवरी में तो बाबू बहुत होते हैं। भांति भांति के बाबू मिलेंगे आपको। सावधान भी रहिएगा, सारे बाबू अच्छे नहीं होते हैं। भाई जितने लोग सहमत हो कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर, सारे बाबू अच्छे नहीं होते हैं। बस पर्सनल मत होना, है ना। चलो, आकाश और बाबू ने, ठीक है, आकाश हैं भाई और बाबू भाई साहब हैं, 4-7 के अनुपात में निवेश किया, तो 4 और 7 के रेशियो में पैसा लगा दिया भाई, ठीक है, और धंधा चालू कर दिया। 6 महीने बाद बाबू के बराबर की राशि देकर चरण सिंह आ गए भाई। ये आ गए चरण सिंह, कितने? बाबू के बराबर, तो बाबू के बराबर 7 राशि दे दी इन्होंने, और 1 वर्ष के बाद ये मामला खत्म कर दिया। तो अब पूछ रहा है कि किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। तो देखो ये दोनों साथ में आए थे तो ये तो 12-12 महीने के लिए रुकेंगे, आपको पता है। ये 6 महीने बाद आया तो सिर्फ 6 महीने के लिए रुकेगा। 6 काट देते हैं, 2-2, तो ये कितना आ जाएगा रेशियो? 8-14-7। बहुत सिंपल है ना? 8-14-7। चल, 3 पदों का योगफल इतना है, पहले पद और दूसरे पद के बीच का अनुपात इतना है, ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद इतना है। तो पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर, तो आपको पता है कि ये रेशियो मर्जर का क्वेश्चन है, हम रेशियो मर्ज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सीधे उठा के रेशियो लिखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ए बी सी 3 पद हैं, ठीक है। पहला क्या है, 11:12 के रेशियो में, दूसरा क्या है, 13:14 के रेशियो में, ठीक है। अब इसको मर्ज करेंगे तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। 11 × 13 कितना होता है आप लोगों को पता है? 11 का मल्टीप्लाई करना है तो पहले लिख देंगे 3, फिर 3 और 1 4, और फिर 1 हो गया। 13 × 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, 156, ठीक है। ये रेशियोज हैं। 12 × 14 कितना हो जाएगा? 12 चौको 48, 12 एकम 12 और 4 16, 168। ये बन गया, ठीक है, ये हमारा रेशियो बनेगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर, ठीक है। तो पहले और अंतिम पद में कितना अंतर आ रहा है बताओ भाई? देखो आप घटा लो तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है और 2 आ रहा है, यानी 25 का डिफरेंस आ रहा है। 25 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 25 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन हमें 1 यूनिट की वैल्यू भी तो मिलनी चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी? यहां पर देखो, इन तीनों पदों के योग कितना है? 9340, और यहां से हम तीनों पदों का योग निकाल सकते हैं। तो आप देखो यहां से, देख लो यहां से कितना बन रहा है, 14 है, 15 है, 14 और 15 यानी 15-15 30 कर देते हैं, एक उठा के इसको दे देते हैं तो ये 15 हो जाएगा, 15-15 30, ठीक है। 15-15 30 हो गए, और ये भी 15 बन जाएगा फिर तो 45 हो गए, यानी 450, ये 450 बन गया। 6-3-9, 9-8-17, तो ये आ गया, तो कितना आ जाएगा? 467, 467, ये सम बन गया। 467 की वैल्यू कितनी दे रखी? इतनी, यानी 467 की वैल्यू कितनी है? 9340। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9340,467, ठीक है। तो 25 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए, 25 का आंसर निकाल लो, ठीक है। तो कितना बनेगा ये आप देखो, 4 दूनी 8, ठीक है, 7 दूनी 14, दो गुना बन रहा है आई थिंक। देखो 467 का 2 गुना है, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13, और 4 दूनी 8, 1 9, ये 20 टाइम्स, और 25 दूना 50, 500 का डिफरेंस आएगा, राइट? आएगा कि नहीं आएगा? चलो, एक स्मार्ट टीवी को कितना है, 1,61,500 में खरीदा गया था, ठीक है, और इसका मूल्य 20% अधिक अंकित किया गया। इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा गया। स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत देखो, इसका मूल्य 20% अधिक अंकित किया गया। अगर हम इस बात को, इसको ना लें, ठीक है, इसको ना लें, सिर्फ प्रॉफिट हमें चाहिए परसेंटेज में, तो उसको नहीं लेते हैं हम। सिर्फ ये कहते हैं कि मान लो 100 की टीवी खरीदी हमने, 100 की टीवी खरीदी, इसका हमने मूल्य 20% हाइक किया, हाइक मतलब बढ़ाया, तो 20%, 100 का कोई भी परसेंटेज वही नंबर होता है, तो प्राइस कितना बन जाएगा? 120। भाई 20% कितना बनेगा? 20 बनेगा, तो प्राइस कितना हो गया? 120।
अब हमने क्या किया, अंकित मूल्य पर 15%, अब ये अंकित मूल्य बन गया, 15% की छूट दी, तो 15% की छूट आप ऐसे दे दो, 10% कितना बनेगा इसका, 12 है ना, 5% कितना बनेगा, 6, तो यानी कि 15% कितना बन गया, 10% 12 है, 5% 6 है, तो टोटल 10 प्लस 5 15 बन गया, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18, 18 इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आ गया रेट, 102, 100 की चीज खरीदी, 102 पर बेची, बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2, 100 पर जितना नंबर उतना ही प्रॉफिट, यानी कि 2% का प्रॉफिट हो रहा होगा, हो रहा होगा। कोई जरूरत है इस नंबर को शामिल करने की, कितना इजी कैलकुलेशन है, ये तो मुझे समझाने में लगा, पर देखने में कितना, 100 से 20% ऊपर क्या है, 120, 120, 15% की छूट दी, 10% 120 का कितना बनेगा, 12, 15% 18, 18 घटाया तो 20 में से 18 घटाओगे 2 ही तो बचेगा, वही डिफरेंस है, वही परसेंटेज हो जाएगा, दैट्स इट, प्रॉफिट। समझ में आया? चलो, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा, वह इसे 550 अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे 30% का लाभ होता। आप इस चीज को देखो, इसमें गैप क्रिएट करता है, वो क्या करता है, गैप क्रिएट, और उसमें आपको कंफ्यूज करने, वस्तु को 25% हानि पर बेचा, ये सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस, इससे 25% की लॉस पर उसने चीज को बेच दिया, ऐसे ये 25% के लॉस पर, ये वैल्यू लॉस में चलेगी भाई, क्रय मूल्य से कम पर बेचोगे लॉस हो जाएगा, और फिर इसके बाद में 550 रुपए उसने बढ़ा के इसको बेच दिया, 25% से 550 बढ़ा के, तो उसे 30% का लाभ हो गया, तो यानी लाभ कब होगा, जब हम कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बेचेंगे। तो आप देखो परसेंटेज में जो ये डिफरेंस है, वही तो ये डिफरेंस 550 का है। इसका मतलब क्या है कि ये ऐड हो जाएंगे। अब आप कह दोगे सर ये ऐड कैसे हो जाएंगे, भाई ये हानि का है, ये प्लस का है, तो दोनों के बीच अंतर ऐसे बनेगा, दोनों एक तरफ तो है नहीं, है ना। जैसे अगर नंबर लाइन है, ये 0 है, तो ये क्या है, ये -1 है, ये -2 है, ये क्या है +1 है, ये +2 है। अगर हम पूछे कि -2 से +2 की दूरी कितनी है, तो 4 है कि नहीं है, 2 इधर है 2 इधर है, गिन लो, 1 2 3 4, बन रही कि नहीं बन रही है ना। तो ये वैसा ही होता है, ठीक है। डिफरेंस इसमें कितना बना, 55 का, 30 और 25 55%, 55% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 550, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 10, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 10, तो 100%, 2 जीरो ही तो बढ़ाने हैं भाई, 1000 आ गया आंसर, नहीं आया, आया ना। चलो 18 नंबर क्या है, 45500 की एक धनराशि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 15 वर्षों में इतने का ब्याज अर्जित करेगी। तो हमें ये पता करना है कि इतने की जो रकम है, ये जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर पर, ठीक है, तो वार्षिक दर हमें नहीं पता है, वही हमें पता करनी है। 15 साल में इतना ब्याज देगी, ठीक है, साधारण ब्याज है एसआई। तो एक बात बताओ, 15 साल में अगर इतना ब्याज दे रही है, तो एक साल में कितना होगा, 15 का डिवाइड कर देते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है, तो 15 कितना आ जाएगा, 15 नमैया 135, 135 और 8 83, 15 पना 75, 75 आएगा तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, ठीक है, फिर 15 पना 75, तो 5 और 2 7, फिर 15 पना 75, यानी एक साल में इतना ब्याज मिलेगा। एक साल में हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 9555, इतना ब्याज मिल रहा है। अब एक चीज देखो कि एक साल में अगर इतना ब्याज मिल रहा है, तो यही इसका कितने परसेंट है, यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगी। अब यही इसका कितना परसेंट है, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 955 अपॉन 455 इंटू 100, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये जीरो जीरो और ये इसका ऐसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आंसर, है ना। अब एक चीज देखो आप कि ये कितना बन रहा है लगभग, इसमें देखो ये कितना बन रहा है, ये 455 है, जीरो जीरो कट जाएंगे, ये वैल्यू बची गई भाई, 100 से मल्टीप्लाई करोगे जीरो जीरो कट जाएंगे। 455 का ये कितने गुना है, देखो पहले तो आ जाएगा 2, 2 चला जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, और 4 दूनी 8 1 9, 910, और उससे मतलब ये बड़ा है, यानी 2 तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद एक और जाएगा, कितना जाएगा, 45, 455, यानी एक बार और जाएगा, 21% का आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये मत कहना सर आप ये क्या करवा रहे हो, है ना। भाई थोड़ा सा बदलाव लाओगे, परिवर्तन लाओगे, तभी तो सफल होगे, दूसरों से स्मार्ट तभी तो कहलाओगे आप, कि ऐसे ही कहला दोगे, है ना। तो समझ में आई बात क्या किया मैंने, भाई आप लिख के करोगे, है ना। हमें ये दिख रहा है भाई जीरो जीरो कट जाएंगे जब हम रखेंगे,
455 बचेगा। 455 का ये कितने गुना है, बस यही तो देखना है। तो भाई देख लेते हैं। तो आपने देखा कि 2 बार तो ये जा ही रहा है, 2 बार जा रहा है, तो 2 बार में कितना जा रहा है, 910 जा रहा है। 910 में से कितना बचा अब, ये 910 में से कितना बचा, 45 बचा। तो ये 455 हो गया, यानी एक बार और जाएगा। 21% आंसर। समझ में आया? और नहीं है तो आप वैसे लिख के कर लो भाई, ठीक है। हाँ, क्या है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए। चलो भाई मान निकालो, क्या आ रहा है, 1024 है ना। तो 1024 कितना बनेगा, 1024, 1024 किसका होता है, 32 का होता है। तो 32 में कितना हो जाएगा, 3.2, है ना। ये ऐसे ही सॉल्व होना है ना। तो 32 में ये 3.2 हो जाएगा, इंटू 729 किसका होता है, 7 7 49, 2.7 का, है ना, 27 का, डिवाइड बाई 256 किसका होता है, 16 का, 16 का 256 होता है 1.6, है ना, इंटू 16 का 256, 18 का 324, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 29 16 किसका बनेगा, देखो यहाँ पर क्या है, 25 में 4 ऐड है और 400 को 16 रखा है, तो यानी 54 का 5.4 और हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम करके देख लेते हैं इसको। आपको ये दिख रहा है, ये डिवाइड जो है ये नीचे आ जाएगा ऐसे, देखो मैं दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे आ जाएगा। ये डिवाइड में 1.6 और इंटू 5.4, है ना। तो ये 16 से 2 बार चला जाएगा पूरा पूरा। 27 दूना 54, 54 का ये स्क्वायर और यही रखा हुआ है, तो ये 29 16 आपका आंसर बन गया। दिख रहा है ना, 27 दूना 54 और 54 का स्क्वायर 16। गुणोत्तर श्रेणी का योगफल तो हम लोग शुरू से निकालते आ रहे हैं, और इन्फिनाइट सीरीज है, तो इन्फिनाइट सीरीज का क्या होता है, एस एन बराबर योग क्या होता है, ए 1 माइनस आर की पावर एन, ठीक है, अपॉन 1 माइनस आर। ए पहला पद होता है तो हमें पता है, और आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये नहीं करते हैं कि सेकेंड पद में फर्स्ट पद का डिवाइड करें, हम ऑब्जर्व कर लेते हैं ना। तो ऊपर तो सब बराबर है, नीचे कितना प्रोग्रेस हो रहा है, 5 का, नीचे 5 का, यानी 1/5 आर हो गया। आर कितना हो गया, 1/5। और आप देख रहे हो चूंकि इन्फिनाइट सीरीज है तो अंदर कुछ चेंज होगा नहीं, तो अंदर वो सब कुछ एक जैसा रखते हैं, तो हम अंदर के ब्रैकेट को छेड़ते ही नहीं, क्यों टाइम पास करें अपना, है ना। 3/5 ब्रैकेट सेम, 1 माइनस 1/5, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5, 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 और ब्रैकेट, 3/4 और ब्रैकेट, पहला वाला ही आपका आंसर बन गया, है ना, पहला वाला, ठीक है, 3/4 और ब्रैकेट। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बॉक्स में 1 रुपए के 1 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए मूल वर्ग के सिक्के हैं। तो कितने कितने सिक्के हैं, 1 रुपए के हैं, ठीक है, 2 रुपए के हैं और 10 रुपए के हैं। 10 रुपए के सिक्के आते हैं ना भाई, हाँ। और इनका जो कुल मूल्य बनता है वो कितना बनता है, 1560। सभी मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है, यानी कि जैसे आप बैग रखे हो तो उसमें आप सिक्के रखोगे तो सिक्के की संख्या भी तो होगी एक, कि जैसे 1 रुपए के सिक्के हैं तो कितने सिक्के हैं, मान लो 50 सिक्के हैं। इसमें कि 2 रुपए कितने, मान लो 100 सिक्के हैं। 10 रुपए कितने, मान लो 100 सिक्के हैं। तो टोटल उन्हीं सिक्कों की वैल्यू निकालोगे आप, और फिर जो टोटल वैल्यू आएगी उसी को कहोगे इतने रुपए हैं, वही इन्होंने बता दिया 1560 है। अब जब सबकी संख्या एक जैसी है, मतलब अगर इसमें 10 सिक्के हैं तो सबके 10 10 10, तो हमें ये नहीं पता कितने हैं किसके, पर ये बता दिया कि रेशियो में सबके इक्वल हैं, तो हमने मान लिया कि सबके एक एक सिक्के हैं। कितने हैं, एक एक। अब एक एक है तो 1 रुपए का एक सिक्का कितनी कीमत बनी, 1 रुपए। 2 रुपए का एक सिक्का कीमत कितनी बनी, 2 रुपए। 10 रुपए का एक सिक्का कीमत कितनी बनी, 10 रुपए। इसको ऐड कर लो, टोटल कीमत कितनी बनी, 13 रुपए। हमारे हिसाब से 13 बन रही है, उन्होंने बता रखा कि नहीं भाई 1560 है, तो भाई हम निकाल देते हैं 1560। अभी रुको, एक बराबर कितना आ जाएगा, 13 कम 13, 2 आ गया, 13 दूनी 26, 120, यानी एक यूनिट की वैल्यू 120 है। अब वही 120 यूनिट मतलब क्या है इसका, कि यानी वही जो एक यहां पर रखा हुआ है उसका मतलब क्या है, 120 सिक्के। तो हमसे पूछा क्या है, बॉक्स में 10 रुपए के सिक्कों का मूल्य। अब एक बात बताओ, इस एक की यूनिट की वैल्यू कितनी, 120। 10 रुपए के 120 सिक्के हैं तो कीमत कितनी बन गई, 1200 नहीं बन गई क्या, 120 इंटू 10, 1200 रुपए बन गए। अपनी गुल्लक तो गिनी होगी ना भाई, कि नहीं गिनी है। चलो भाई, ठीक है, आज भी बहुत मजा आया सेशन करके, ठीक है। और जल्दी मैं कांस्टेबल का लेके आऊंगा, और इसके बाद जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, शुरुआत में बताना भूल गया था कि मैं कि अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से पेपर क्या बन सकता है,
एक दो सेट के बाद में मैं वो लेकर आने वाला हूँ, और भी मुझे डीआई के भी सेट डालने हैं, ठीक है, तो मैं डीआई के दो क्या कहते हैं क्लासेस डाल दूंगा, लगभग 20-20 क्वेश्चन की, ठीक है। तो वो आप लास्ट मोमेंट में जरूर करिएगा, 8-10 दिन पहले आपका डीआई का सारा दर्द दूर हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्या, कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसकी संभावना, और फिर इसके बाद में जैसे ही पहला सेट होगा तो मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा, और आप देख रहे हो जैसे यहां पर एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन है वही सब में लगभग लगभग मिल रहा है। तो अगर मैंने उस बेस पर वो चीज बनाई जो कि मैं कर सकता हूं, तो समझ लो सितारे कहाँ जाएंगे, समझ रहे। और तुम यहां नहीं आए तो तुम कहाँ जाओगे। चलो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।